हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का सेट नंबर 1। पहली बात तो ये वीडियो जो है सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि स्टैटिक पार्ट कहीं से भी कुछ भी हमारे इंडिया में है, वर्ल्ड में है, कोई भी चीज़ का जो है डेफिनेशन नहीं कह सकते हम कि स्टैटिक जीके की डेफिनेशन क्या है। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम में, चाहे आपका कोई स्टेट हो, चाहे आपका इंडिया लेवल के कोई एग्जाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर कोई एग्जाम से मैंने क्वेश्चन निकाला है। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने बनाए हैं और कंप्यूटर को भी मैं ऐड करूंगा, जो बच्चे मुझे को काफ़ी कहते थे। लेकिन हाँ, इसके जो है हम इस तरीके से ही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको। और जो भी आपको अच्छा लगेगा, अगर इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है, बुरी है, कैसे है, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर देना, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग सेट दूसरा भी इसके साथ डिस्कस कर जाएंगे। क्लियर? और अब हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 1 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारे 10,000 MC कोर्स का पार्ट है। बढ़ते हैं आगे और प्लीज़ मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, या मुझे मेल के ऊपर, चाहे मेरे ईमेल आईडी के ऊपर, चाहे मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज जरूर करना कि किस तरीके की आपको क्लास लगती है। ठीक है, किस तरीके से क्लास लगी स्टैटिक जीके की। मेरे 2 पेड कोर्सेज हैं, 10,000 MC कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स है। आप दोनों परचेज कर सकते हैं, वैलिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप के ऊपर आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय संस्कृत अब जो बन चुकी है, ये बन चुकी है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है बन चुकी है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1970 में और HRD, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने बनाया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने बनाया था, जो कि अब हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी वो है दिल्ली में। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर बी, दिल्ली, ये है यूनिवर्सिटी। 2 फेमस यूनिवर्सिटीज बताइए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये कौन सी कंट्री में देखने को आपको मिल रही है? तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी है आपकी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में देखने को आपको मिल रही है। आंसर नंबर सी। यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन कैपिटल है। और करेंसी जो है वो है पाउंड स्टर्लिंग। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और जो भी हम कंट्री के बारे में मैं जहाँ जहाँ पे बोलता चला जाऊँगा उसके अपडेट करते रहना अपने फाइल्स के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जहाँ के जो भी होंगे उसको अपडेट करते रहना। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। हमारे जो है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसमें चौथा नया पार्टनर कौन बना है? मेंबर बना है NDB का, अभी रिसेंटली बना है और ये ब्रिक्स नेशन द्वारा बनाया गया है, 6 साल पहले बनाया गया था। अब बात करें जी NDB की, सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बनाया गया है ब्रिक्स नेशन द्वारा बनाया गया बैंक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये बनाया है। एक्चुअली ब्रिक्स वर्ड जो था ये आपका जो है गोल्डमैन सैक ने दिया हुआ है वर्ड, ये गोल्डमैन सैक ने, जिम ओ नील ने दिया था, ये जिम ओ नील ने ये वर्ड दिया था ब्रिक्स। और ब्रिक्स की 6ठी मीटिंग चल रही थी, 6th मीटिंग चल रही थी, और वो जो मीटिंग चल रही थी, समिट चल रहा था फोर्ट जेला में, फोर्ट जेला ब्राजील में जो है ये आपका 6th मीटिंग चल रही थी। और यहाँ पे आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने की यहाँ पे बात करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है आपका एक रिजर्व पूल रखा गया था $100 बिलियन का। $100 बिलियन का जो है एक पूल रखा गया था, जो ब्रिक्स नेशन द्वारा बनाया गया था। और इसमें 1 मिलियन शेयर बांटे गए थे और $1 लाख पर शेयर का जो है प्राइस था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं शंघाई, चाइना के अंतर्गत हैं। और पहला रीजनल ऑफिस जो बनाया गया था वो जोहान्सबर्ग के अंदर बनाया गया था। और दूसरा ऑफिस जो है 2019 में आपका साओ पोलो ब्राजील में, और उसके बाद जो है मॉस्को रशिया में, ये आपके बनाए गए थे ऐसे जो है रीजनल ऑफिसेज। और 2015 में इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे वो थे KV कामत, जो हमारे देश के से थे, इंडिया से थे। 6 साल के लिए अपॉइंट होते हैं इनके प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं कि इनका जो मतलब कंट्री है जो जुड़ी है वो कौन सी है? इजिप्ट जो है ये आपका 4th न्यू मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, इजिप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक। हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कितने हैं? हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व हैं
18 एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको 18, कल को बढ़ता है तो आपको इसमें नंबर ऐड कर लेना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अभी, और अभी 12 जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में अंतर्गत ऐड किए गए हैं, जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। और 12th बायोस्फीयर रिजर्व जो ऐड किया गया था वो था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका देखने को मिलता है कहां पे, दैट इज इन द मध्य प्रदेश, ठीक है। और कल को 13वां आता है, 14वां आता है, तो आपको उसकी अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक थोड़ा बहुत चेंज होता है, जहां पे मैं बोलता चला जाऊंगा उसको ऐड करते रहना। आंसर नंबर सी। दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है? सो दिस इज इन द कर्नाटक, कर्नाटक में देखने को आपको मिलती है। कर्नाटक में आपका जो है रंगनथीतु बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है, रंगनथीतु बर्ड सेंचुरी, क्लियर, ये याद रखना। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, घटप्रभा बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे श्रावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद करनी है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। कर्नाटक से एक रिवर चलती है ब्रह्मगिरी रेंज से, जिसे हम क्या कहते हैं? कावेरी रिवर, क्लियर। कावेरी रिवर साउथ इंडिया के अंदर सारा साल बहने वाली रिवर है, उसको हम कहते हैं पेरिनियल रिवर कहा दिया जाता है, पेरिनियल रिवर। और आंसर नंबर डी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो 4 राज्यों में पानी को लेके है शेयरिंग के लिए, जो आपके राज्य कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन चारों में आपका डिस्प्यूट है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। सिटी ऑफ वेनिस जो है, जहां पे कैनाल्स और ब्रिजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, ये कौन सी कंट्री में देखने को आपको मिलता है? सो दिस इज इन द इटली के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इटली की कैपिटल क्या है? रोम इटली, ठीक है। और रोम जो है कैपिटल है, और यहाँ पे हेडक्वार्टर हैं आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेडक्वार्टर हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर हैं रोम में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, इटली इज द करेक्ट वन। सो यहाँ पे कैनाल और ब्रिजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक रिनेम किया है, क्या चीज रिनेम करी है? एक आपका रेलवे स्टेशन जिसका नाम है वीरांगा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, क्लियर। और इसका जो पहला नाम था वो था झांसी रेलवे स्टेशन, आंसर नंबर सी। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए वीरांगा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है कहाँ, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम है उत्तर प्रदेश में, आंसर नंबर सी। झांसी नाम था, अब तो है वीरांगा लक्ष्मीबाई। पौनमुदी जो है एक स्मॉल हिल स्टेशन है साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत में, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपका? सो दिस इज इन द तिरुवनंतपुरम, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम बताइए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम है पर्थ। सो पर्थ इज द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। सो ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। सो दिस इज द कैपिटल, दैट इज पर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डार्विन लिखा हुआ है यहाँ पे, डार्विन, सो डार्विन इज द कैपिटल ऑफ जो है आपका नदर्न टेरिटरी, जो आपकी उत्तरी टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, उसकी कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। और ब्रिस्बेन इज द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन इज द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लिखी हुई है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया की साइड पे आता है। यहाँ पे बहुत बड़ा रीफ है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आपका कोरल रीफ है, यहाँ पे ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और पर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। और उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपका सिडनी की तरफ। तो सिडनी कहाँ पे है? यहाँ पे सिडनी नहीं लिखा गया, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिडनी जो है आपका न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है, यहाँ पे ये है, न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो है कैनबरा। सो कैनबरा जो कैपिटल है ये है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी, कैनबरा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एडिलेड जो है ये आपकी है साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। होबार्ट जो है ये आपकी कैपिटल है तस्मानिया की, ठीक है।
और मेलबोर्न कैपिटल है आपकी विक्टोरिया की। याद रखनी है सारी चीजें ये आपको। चलिए जी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे वर्ल्ड का पहला ड्यूअल मोड व्हीकल लॉन्च किया गया जो रेलवे ट्रैक पे भी चलता है और रोड के ऊपर भी चलता है, यानी कि रेलवे पे भी चलेगा और रोड के ऊपर भी चलेगा, तो वो है आपका जापान। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जापान की कैपिटल इज टोक्यो और जापान की करेंसी इज येन। और ये जो आपका ड्यूअल मोड चलाया गया है ये कहाँ पे, इट्स कायो। कायो एक शहर है जापान के अंतर्गत, वहां पे ये ड्यूअल मोड व्हीकल चला है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। सो यहां पे ये लैंड के ऊपर भी चल सकता है और पटरी के ऊपर भी चल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, कौन से साल में स्टार्ट किया था? सो ये इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था आपका अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014 में, नॉट 16 में, इट्स गलत टिक हो गया, बट अक्टूबर 2014 में इन्होंने पहला प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, फर्स्ट शो लॉन्च किया था 3 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया था, 3 अक्टूबर 2014। ये प्रोग्राम जो है ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर आया था, डीडी नेशनल के ऊपर और डीडी न्यूज के ऊपर। ध्यान रखिए, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज। तो आंसर इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। अक्टूबर 2014 इज द राइट आंसर, अक्टूबर 2014। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच किसे कहते हैं? एक्चुअली ये 1.6 किलोमीटर का जो एक पैच है जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। सो यहाँ पे वेस्टर्न गार्बेज पैच है और यहाँ पे ईस्टर्न गार्बेज पैच है। सो दिस इज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज द पैच। सो यहाँ ये कौन सा इलाका है? फ्रॉम द हवाई टू द कैलिफोर्निया इन द पैसिफिक ओशन। आंसर नंबर 1, हवाई से कैलिफोर्निया के बीच में पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, हवाई टू कैलिफोर्निया। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज जिसका जो एम है वो है रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, इंक्रीज करना, वो कौन सा है आपका? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट जो है आपका क्रॉसिंग ब्रिज, सो ये है आपका हांगकांग, मकाऊ और जुआही। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। और ये 55 किलोमीटर का जो है ये सी क्रॉसिंग है जिसमें 6.7 किलोमीटर की जो है टनल देखने को आपको मिलती है और रोड्स, ब्रिजेस देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर डी। हांगकांग, मकाऊ, जुहाई वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज है। सो दिस इज अ ब्रिज। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन जो है ये ओपन करी गई है कौन सी कंट्री में? सो ये कंट्री में लॉन्च करी गई है चाइना। चाइना में कहाँ पे? शंघाई में। चाइना में कहाँ पे? शंघाई में। शंघाई वही है जो एनडीबी के हेडक्वार्टर हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं। और ये जो है लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है और इसमें हमने लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन 831 किलोमीटर की जो है मेट्रो लाइन जो है इसको एक्सटेंड किया है, जिसमें 2 मेट्रो लाइन इन्होंने लॉन्च करी है। एक है लाइन 14, ये इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा बट मैं बता रहा हूँ, लाइन 14, और एक है 1 फेज ऑफ लाइन 18, एक फेज लाइन 18 का। बट यहां पे आपको इतना पता होना चाहिए, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन दैट इज चाइना, शंघाई में। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और चाइना की कैपिटल आपको पता है क्या है? बीजिंग। और इनकी करेंसी का क्या नाम है? रेनमिनबी। रेनमिनबी, जिसे हम युआन भी कहते हैं, रेनमिनबी। आंसर नंबर 1, चाइना इज द राइट वन। What is the meaning of FATF? What is the meaning of FATF? This is the Financial Action Task Force. Answer number C is the correct answer. Actually ये आपस में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपका जो है पॉलिसी मेकिंग करती हैं जिससे जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें और पॉलिसीज को प्रमोट कर सकें नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसीज का आगे बढ़ावा दे सकें, जिससे क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो रुक जाए और हमारे देश में जो फाइनेंसिंग का सिस्टम है, टेररिज्म को फाइनेंसिंग करना वो भी बंद हो जाए। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो आप घपला करते हैं उसको रोकना है और आपका टेररिज्म को रोकना है, ये बात करता है FATF। और FATF के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? FATF के हेडक्वार्टर हैं आपके पेरिस, फ्रांस में। FATF के हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलते हैं। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आंध्र प्रदेश स्टेट का जो आपका एनिमल है उसका साइंटिफिक नेम बताइए क्या है? साइंटिफिक नेम इसका है दैट इज आपका एंटीलोप, जो है आपका सर्विकैप्रा। सो दिस इज द साइंटिफिक नेम। क्लियर? आंसर नंबर सी। और जो लिखा हुआ है इट्स कॉल्ड बुबालस बुबालिस, ये क्या है? वाटर बफेलो, वाटर बफेलो। ठीक है। और पैंथरा टिग्रिस क्या है? टाइगर का नाम है जो हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है। पारो इट्स पैवो, एक्चुअली पैवो क्रिस्टेटस जो हमारा नेशनल पक्षी है, पीकॉक,
उसका नाम है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एंटीलोप सर्वी सप्रा। और एक्चुअली ये जो एंटीलोप होता है इसे हम ब्लैक बक के नाम से जानते हैं, ब्लैक बक कहते हैं। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन है एक बुक के ऊपर है। एक बुक लॉन्च करी गई है डॉक्टर वी.एल. दत्त, ग्लिम्पसेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। डॉक्टर वी.एल. दत्त के ऊपर ये पुस्तक लॉन्च करी गई है। तो ये पुस्तक जो लॉन्च करी है इनमें से किसने करी है? तो ये जो बुक लॉन्च करी है इनमें से किसने करी है? तो वेंकैया नायडू जी ने करी है, जो हमारे देश के अभी करंट में इस टाइम पे जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, दैट इज एम वेंकैया नायडू जी। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इस बुक को ऑथर किसने किया है? वी.एल. इंदिरा दत्त जी ने लॉन्च किया है, मतलब इसने ऑथर किया है, वी.एल. इंदिरा दत्त। और ये कौन है? चेयरपर्सन है अभी केसीपी ग्रुप चेन्नई के अंतर्गत। तो आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, वेंकैया नायडू जी। इंडिया का पहला जेनेटिक बैंक जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया वो कहां पे? सो ये लॉन्च किया गया है आपका हैदराबाद में। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और ये जो है एक सेंटर है किस चीज के लिए? सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। सो दिस इज एक्चुअली लेबोरेटरी, ये आपकी एक लैब है किस चीज के लिए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये आपकी फैसिलिटी कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। कहां पे? तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में देखने को मिलती है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। मुकुंदपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सी चीज देखने को मिलती है? सबसे वर्ल्ड की पहली चीज क्या हुई थी? ये था वर्ल्ड की पहली व्हाइट टाइगर सफारी जो है यहाँ पे देखने को आपको मिली थी। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, पेंच नेशनल पार्क है यहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना, क्लियर, बोरी सतपुरा नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, सॉरी टाइगर रिजर्व है, सॉरी ये दीज आर द टाइगर रिजर्व। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, बोरी सतपुरा, संजय दुबरी और रातापानी। सो दीज आर द टाइगर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश। आंसर नंबर डी इज द राइट वन, आंसर नंबर डी। लॉ कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इस टाइम पे? करंट में 21st लॉ कमीशन चल रहा है अभी, कल को 22वां होगा तो ऐड करना पड़ेगा आपको। तो वो है बलबीर सिंह चौहान, आंसर नंबर सी, बलबीर सिंह चौहान। पहली विमेन प्रेसिडेंट बताइए ताइवान की कौन है? ताइवान की जो पहली विमेन प्रेसिडेंट है उनका नाम है साई इंग वैन। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, साई इंग वैन इज द करेक्ट आंसर। ताइवान की बात करते हैं तो ताइवान की जो कैपिटल है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड आपकी इट्स ताइपे सिटी, क्लियर, ताइपे सिटी इज द नेम। और अगर मैं बात करता हूं करेंसी की तो यहां पे क्या है? दैट इज न्यू ताइवान डॉलर इज द करेंसी नेम। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी। इंडिया का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर जो है ये कहां पे लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर लॉन्च किया गया रामेश्वरम मदुराई में। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये 2016 में लॉन्च किया गया था और ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। 114 किलोमीटर का एक पैच है जहां पे सारी जो ट्रेन है वो कॉरिडोर है आपका बायो टॉयलेट से जो है आपका इक्विप्ड है, जहां पे जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज देखने को आपको मिलता है एंड दिस इज अ फ्री फ्रॉम द एनी जो है टॉयलेट, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर, आंसर नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए जी, ये है आपका ग्रीन ट्रेन कॉरिडोर रामेश्वरम टू मदुराई। अमजद अली खान जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। तो ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है कौन सा प्ले करते हैं? हमारे इंडिया से हैं अमजद अली खान जी। तो ये कौन से प्लेयर हैं? डेट इज सरोद प्लेयर हैं ये। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएनओ की? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें फ्रेंच इनकी भाषा है, अरेबिक है, स्पेनिश है, लेकिन जापानीज भाषा नहीं है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा इंग्लिश भी है,
इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक और आपकी चाइनीज। सो दीज आर द 5 लैंग्वेजेस। लेकिन वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं आपकी? वर्किंग लैंग्वेजेस अगर पूछ लेता है तो वो है आपकी फ्रेंच और इंग्लिश। सो फ्रेंच और इंग्लिश जो है आपकी ये जो है आपकी डेट मीन्स वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। और फ्रेंच होगी, रशियन भी है, एक और ऐड कीजिए रशियन। तो आपकी 6 भाषाएं हैं जिसमें से 2 वर्किंग है, फ्रेंच और इंग्लिश। आंसर नंबर डी इज द राइट वन। हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग में कितनी रिंग्स होती हैं? तो ये होती हैं 5, सबको पता है, आंसर नंबर बी। और इसको ओलंपिक फ्लैग की जो रिंग्स है, रिंग्स को डिजाइन किसने किया था? रिंग्स को डिजाइन 1913 में किया गया था। किसने किया था? इट्स पियरे दे कोबर्टिन। पियरे दे कोबर्टिन ने डिजाइन किया था। और ये एक्चुअली कौन थे? ये पियरे डी कोबर्टिन ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फाउंडर हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? लोशेन, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो रिंग्स होती हैं वो ये होती हैं, जिसमें जो ब्लू वाली होती है, ब्लू वाली जो होती है ये ऑस्ट्रेलिया को, ब्लैक वाली अफ्रीका को, और रेड वाली अमेरिका को, ग्रीन वाली यूरोप और येलो वाली एशिया को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सतरिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। सतरिया जो है ये क्लासिकल डांस है, ये कौन सी स्टेट का? तो वो है असम का। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल डांस फॉर्म मणिपुर का मणिपुरी डांस फॉर्म है। उत्तर प्रदेश का जो है कथक, जो नॉर्थ इंडिया में भी है आपका जो क्लासिकल डांस फॉर्म है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। सो दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म। लेकिन इसके अलावा भी क्लासिकल डांस फॉर्म और याद कर रहे हैं, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये आपका केरल में है। ठीक है, उड़ीसी डांस फॉर्म है आपका, सो दिस इन द उड़ीसा। सो दीज आर द क्लासिकल डांस फॉर्म। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे है? अच्छा, भारतनाट्यम भी है आपका तमिलनाडु में। इसके अलावा आप कुछ डांस फॉर्म याद कर लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में जक्षगन, जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, जक्षगन। लावनी जो डांस फॉर्म है ये आपका देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। बिहू, बिहू डांस मिलता है आपको असम में। और गरबा, गरबा जो है आपका देखने को मिलता है गुजरात में। रौफ, रौफ डांस देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में। ये मैंने बहुत बार देखे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए इस तरीके के, तो पता होना चाहिए आपको। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। जो है आपका असम में सतरिया डांस फॉर्म। इंडिया जो है छाबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है कौन सी कंट्री में? छाबार पोर्ट जो है ये एक्चुअली देखने को मिलता है आपको साउथ ईस्टर्न ईरान में देखने को मिलता है। साउथ ईस्टर्न ईरान में देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे है? गल्फ ऑफ ओमान के पास। गल्फ ऑफ ओमान के पास देखने को मिलता है। आंसर नंबर सी। ईरान की कैपिटल जो है वो है तेहरान। ईरान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केसर मिलता है हमें, सैफरन, वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में सैफरन कहाँ पे मिलता है? जम्मू कश्मीर में, और जहाँ पे जीआई टैग में मिला हुआ है उसको। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो आपका ये छाबार पोर्ट है ये अकेला ईरान का ओशियानिक पोर्ट है जो 2 सेपरेट पोर्ट से मिलकर बना हुआ है। वो 2 सेपरेट पोर्ट का नाम क्या है? शाहिद कालांतारी, शाहिद कालांतारी और शाहिद बेहस्ती। ये 2 आपके जो हैं जो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पाकिस्तान का पोर्ट है गवादर। पाकिस्तान का पोर्ट है गवादर। गवादर पोर्ट से 170 किलोमीटर दूर है आपका छाबार पोर्ट। आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, ईरान। सो यहाँ पे देखो छाबार पोर्ट हो गया। ठीक है, छाबार पोर्ट इन द ईरान, गल्फ ऑफ ओमान के पास। और ऐसे ही गवादर पोर्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, याद रखना। इंस्ट्रूमेंट बताना है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट, मतलब आर्द्रता। ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा में कितनी नमी है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसको मापने वाला यंत्र है आपका हाइग्रोमीटर। आंसर नंबर डी। हाइग्रोमीटर को इन्वेंट किसने किया था? टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। और टॉरिसेली नहीं, हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आर्द्रता को मापता है। बैरोमीटर को इन्वेंट किया था टॉरिसेली ने। ये पेपर में बहुत बार आता है इसलिए मैंने आपको बता रहा हूं। टॉरिसेली ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, यानी कि वायुमंडल दाब को। अब बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से अगर नीचे गिर जाती है तो तूफान आएगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो वो क्या होगा? जो है रेन आएगी। और धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तो मतलब आसमान साफ है। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो विंड की स्पीड को मापने वाला यंत्र है ये। थर्मोमीटर जो है आपका टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे लोएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है इंडिया में? सबसे ज्यादा हाईएस्ट है केरल में और दूसरे नंबर पे लास्ट में आता है आपका बिहार। आंसर नंबर सी।
और लिटरेसी रेट जो है हमारे इंडिया में 74.04% देखने को मिलता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डेविस कप जो है ये कौन से खेल के साथ संबंधित है? सो दिस इज रिलेटेड विद द लॉन टेनिस। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लॉन टेनिस के साथ संबंधित है डेविस कप। अब देखिए जी कुछ क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ दे, उसको हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर इज द स्टेट, ये स्टेट है, ये जो है दो वाटर बॉडी एक और दो को जोड़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड आपका स्टेट। क्लियर? या फिर दो लैंड बॉडीज को साथ में जोड़ देता है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका जो है स्टेट कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का कहां पे देखने को मिलता है? सो दिस इज इन बिटवीन द अंडमान सी एंड द साउथ चाइना सी। ये आपको ऑप्शन में आ सकता है अंडमान सी और साउथ चाइना सी, या फिर ये वर्ड दे सकता है आपको जो अंडमान सी और साउथ चाइना सी, या फिर ये आपको ऐसे भी दिखा सकता है। सो दिस इज द अंडमान सी एंड दिस इज द यहाँ पे साउथ चाइना सी देखने को मिलता है। और लोकेशन यहाँ पे कौन सी आती है स्टेट ऑफ मलक्का की अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया आपकी लोकेशन है। इंडोनेशिया और मलेशिया इज द लोकेशन ऑफ द जो है स्टेट ऑफ मलक्का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत ज्यादा एग्जाम में ये। सुंडा स्टेट क्या है? सुंडा स्टेट एक दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जावा सी को और आपका इंडियन ओशन को, और लोकेशन क्या है इनकी? इंडोनेशिया। सो देखते हैं सुंडा स्टेट। सो हियर इज द सुंडा स्टेट। क्लियर? सुंडा स्टेट जो है ज्वाइन कर रहा है, जावा सी को ज्वाइन कर रहा है और आपका इंडियन ओशन को ज्वाइन कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे जावा सी और आपका इंडोनेशिया इंडियन ओशन को। सो हियर इज द जकार्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो है सुंडा स्टेट इज ज्वाइनिंग द इंडियन ओशन एंड जावा सी। पाक स्टेट कहां पे है? पाक स्टेट जो है जुड़ता है पाक बे और बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को, बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। सो यहां पे देख लेते हैं। सो हियर इज द पाक स्टेट, हियर इज द पाक स्टेट। क्लियर? ये याद रखना है। सो ये जोड़ता है आपका पाक बे और बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। सो हियर इज द पाक स्टेट, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। युकातन स्टेट जो है आपका कहां पे है? सो दिस इज इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द कैरेबियन सी। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये है आपका युकातन स्टेट, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड आपका जो है डेट इज द कैरेबियन सी के देखने को मिलता है। सो हियर इज द आंसर युकातन स्टेट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्रीज के बीच में है? सो दिस इज इन द मैक्सिको एंड द क्यूबा। मैक्सिको एंड द क्यूबा, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बैबल मंडेव एक स्टेट है जो ज्वाइन करता है दो वाटर बॉडीज को। कौन सी वाटर बॉडीज को? सो ये बैबल मंडेव ज्वाइन करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को ज्वाइन करता है, जिसमें दो कंट्रीज हैं आपकी यमन और जिबूती। ये आपके आंसर हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बैबल मंडेव कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है? सो हियर इज द बैबल मंडेव। सो बैबल मंडेव ज्वाइन कर रहा है आपका रेड सी को और आपका गल्फ ऑफ एडन को। सो हियर इज द बैबल मंडेव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ज्वाइन कर रहा है यमन और जिबूती को, आपका ज्वाइन कर रहा है यमन और जिबूती को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? सो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखो ये आ गया आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज आ गया। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इतना याद करो। पर्शियन गल्फ में ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आगे जाके। जैसे सुइज कैनाल है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है सुइज कैनाल। ये मैं आगे और भी डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। जितना क्वेश्चन है पहले उसी ऊपर चलेंगे, बैबल मंडे। ठीक है, चलिए जी। अब कुछ कंप्यूटर टर्म्स हैं आपकी, ये कंप्यूटर टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का मतलब कंप्यूटर में क्या होता है? यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस स्टार्ट हो रही है आपकी, जिसमें एक वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ जाए उसको डिटेक्ट करेगा और उसको खत्म कर देगा। दैट इज कॉल्ड एंटीवायरस। यहां देखिए हाई पावर एम्पलीफायर का मतलब वही चीज जो पावर्स को बढ़ा देता है, जो मॉडिफाई कर देता है, दैट इज एम्पलीफायर। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जिसमें हम अर्थमेटिक काम करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एटसेट्रा। क्लियर? और ये और एंड गेट के ऊपर चलती है। ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैंने आपको लिखने के लिए बता दिया। और एंड के ऊपर चलती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, सो ये द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये CPU के पार्ट होते हैं तीन, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट के, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेन मेमोरी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? BIOS। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, हार्डवेयर को स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो लोड होता है कंप्यूटर में, डेटा जो लोड होता है वो BIOS से होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से लोड होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाइनरी कोड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी कोड? जिसमें आपका जो डेटा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो एक सीरीज द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, 1 और 0 द्वारा रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। 1 एंड 0, 0 और 1 इज कॉल्ड बाइनरी डेटा, बाइनरी कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा और इंस्ट्रक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बाइनरी कोड। एक चीज आपको मैं बता दूं, बाइनरी कोड जो होता है, जब हम इस तरीके से जो है मैनिपुलेट करके बाइनरी नंबर्स को बेचते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन कह दिया जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट? बिट क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेजरमेंट की, जो डेटा को मेजरमेंट करते हैं। सो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो बिट्स में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सो 0 and 1, सो दिस इज द बिट। क्लियर? डेटा को मेजर करने के लिए। बग क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज आते हैं, फेलियर आता है, एरर आने लग जाता है। कई बार जैसे आपने मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ऐप पे, ठीक है, तो ऐप में क्या होता है कि आपकी कई बार वीडियो रुक जाती है, जो कहता है कि डेटा जो है रुक गया है, अपलोडिंग नहीं हो रहा, थोड़ी देर बाद ट्राई कीजिए। तो वो एक्चुअली क्या होता है? बग होता है, वहां पे एरर आ जाता है, जिसके कारण अनडिजायर्ड रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइट? बाइट जो होता है, ये क्या होता है? जो डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर में, वो बाइट्स में स्टोर होता है आपका, बाइट्स में, ठीक है, जिसमें आपका बाइट होता है 1000 बाइट इज 1 किलोबाइट, 1000 ये मेगाबाइट इज 1000 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट इज 1000 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज 1000 गीगाबाइट। सो दीज आर द बाइट्स। क्लियर? सो मैंने आपको बताया था ना, बिट 0 and 1। सो बाइट क्या होता है? 8 बिट्स होते हैं। 1 किलोबाइट इज ये हो गया, 1 मेगाबाइट ये आ गया, गीगाबाइट इज ये आ गया, टेराबाइट इज ये आ गया, ठीक है। सो उसके बाद पेटा, जेटा, ये तो चलता रहता है, बट इतना याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये थे क्वेश्चन हमारे आज के। तो किस तरीके के आपको स्टैटिक जीके लगा? क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं, सिर्फ इतने क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। कैसा लगा आप बताएं, और मैं कोशिश करूंगा और भी मैं जल्दी लेके आऊं, बट टाइम लगेगा, 3-4 घंटे लगते हैं ये क्लास को बनाने के लिए, और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी दूसरे सेट भी लेके आऊं। कैसा लगा आप बताना जरूर, और ये इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज करना कैसा लगा, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी अपडेट्स जो भी होगा वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलता रहता है। सो बाकी आपको पता है हमारे 2 पेड कोर्सेज, 10,000 MC कोर्स, ऐसी GS कोर्स आता है, आप परचेज कर सकते हैं, अपनी वैलिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, दोस्तों को बता सकते हैं। और ये कोर्स आप परचेज करेंगे हमारी वेबसाइट studyIQ.com और हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर, दोनों हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ आएगा वहां पे। सो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।